हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन की बात पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फंडामेंटल इशू जिसका नाम है एवरग्रांड क्राइसिस। तो क्या है ये एवरग्रांड क्राइसिस? आप सब ने न्यूज़पेपर्स में, मीडिया जर्नल्स पे, सोशल मीडिया पे इस क्राइसिस के बारे में सुना होगा। तो एवरग्रांड चाइना की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। वर्ल्ड की जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसमें इसका नाम शामिल है। और चाइना की जीडीपी का लगभग 2% के बराबर इस एवरग्रांड कंपनी का एसेट्स है। तो पिछले दिनों ये कंपनी चर्चा में इसलिए आई है कि लगभग 300 बिलियन डॉलर का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, जो जिसका रीपेमेंट की जो किस्त थी, इसमें पिछले हफ्तों में इसने डिफ़ॉल्ट किया है। और अभी इसको 30 दिन का समय और दिया गया है लोन के रीपेमेंट के लिए। तो देखते हैं अगले 30 दिनों में क्या होता है। तो इस क्राइसिस के बारे में बहुत से लोग इसको 2008 के लेमन ब्रदर्स के क्राइसिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसे चाइना का लेमन क्राइसिस की तरह मान रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है? तो मैं इस पे अपने कुछ व्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, जो एवरग्रांड है ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। चाइना के 280 से ज़्यादा शहरों में इसके 1300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और कंपनी का अब ये कहना है कि प्रॉपर्टीज़ इन्वेंट्री के तौर पे बिल्डअप तो हो रही है, लेकिन उस अनुपात में उसकी सेल्स नहीं हो रही, जिसके चलते इसकी इन्वेंट्री लेवल काफ़ी बढ़ गया है। और इन्वेंट्री का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि पूरी यूरोप की पॉपुलेशन को इसके जो अभी अनसोल्ड प्रॉपर्टीज़ है उसमें अकोमोडेट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेंट्री लेवल इसके पास मौजूद है। तो मतलब ये एक लिक्विडिटी का क्राइसिस है। इसके पास एसेट्स तो मौजूद है, लेकिन इसके क्योंकि सोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से लिक्विडिटी नहीं है इस कंपनी के पास। तो ये कंपनी अपने अच्छे दिनों में इसने कई सारे सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में भी अपने आप को एक्सपोजर ले लिया जो इससे इसके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ तक कि इसने एक सॉकर कंपनी में 200 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर डाले थे। तो हम पहले भी इस तरह के स्टोरीज इंडियन मार्केट्स में भी देख चुके हैं कि कोई भी कंपनी जब अपने कोर बिजनेस को छोड़ करके किसी अनरिलेटेड सेक्टर में एंट्री करती है तो आगे चलकर वो कई तरह की समस्याओं में फंसती है। तो ये कंपनी भी कुछ इसी तरह की समस्याओं में फंसी हुई है। यहाँ पर डिमांड का जो सिनेरियो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। एक आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट की गई थी चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, और वो डिमांड ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाई और अब ये कंपनी संकट में पड़ गई है। तो देखते हैं कि लेमन ब्रदर्स के साथ क्या इसको कंपेयर किया जा सकता है। तो देखिए, लेमन ब्रदर्स का जो संकट था वो अमेरिका का 2008 का संकट था, जिसमें ये बैंक बैंकरप्ट हो गया था। तो उस समय ये पहली चीज़ तो ये एक बैंक था। तो बैंक्स जो होते हैं इसमें जनरल पब्लिक का काफ़ी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, जबकि जो एवरग्रांड है वो एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। तो इस तरह से दोनों डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी है। पूंजीवादी तंत्र वहाँ पे चलता है और सब कुछ ओपन है। जबकि जो चाइना है, चाइना जो है एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहाँ की गवर्नमेंट सारी खबरों को मीडिया से और दूसरी कंट्रीज से छिपा कर रखती है। तो एक्चुअली इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इसके लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स की क्या पोजीशन है, ये रियल कंडीशंस किसी को नहीं पता है। और आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट के क्या डिसीजन होंगे, इसको बेल आउट करती है नहीं करती है, ये कोई नहीं जानता है। और तीसरा एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी चल रही है वो अमेरिकन के कंजम्पशन के दम पर ही चल रही है। अमेरिकन लोग जिस तरह से पूरे वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं तरह तरह के गुड्स, तो उसके चलते वर्ल्ड की सारी ही कंट्रीज़ को एक बढ़िया डिमांड मिलती है और सारी वर्ल्ड की कंपनीज़ को पुश मिलता है, जिससे पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है। तो इसलिए अगर अमेरिकन इकोनॉमी जो कि एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है उसमें किसी भी तरह का कोई संकट आता है, कोई स्लो डाउन आता है, तो वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसका जो
इम्पैक्ट आता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज, वर्ल्ड की कंपनीज के ऊपर डिमांड में स्लोडाउन के रूप में आता है, जिसके चलते पूरे वर्ल्ड में एक स्लोडाउन आ जाता है। तो यही कारण है कि 2008 में जब लेमन ब्रदर्स क्रैश हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में एक आर्थिक मंदी आ गई थी। और इंडिया में भी हम देखते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो लगभग 20-21 हज़ार के लेवल से गिर करके लगभग 9,000 के आसपास आ गया था, और इसमें मोर देन 60% के अराउंड की गिरावट हुई थी। लेकिन जो चाइनीज़ इकोनॉमी है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। चाइनीज़ इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में सस्ती चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर किसी एवरग्रांड संकट के चलते चाइनीज़ इकोनॉमी में किसी प्रकार का स्लोडाउन आता है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर चाइनीज़ सप्लायर पूरे वर्ल्ड की डिमांड को मीटअप नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत में ज़रूर इसमें कुछ दिक्कतें आएगी। हो सकता है कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आए और मार्केट में कुछ गिरावट भी हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चाइनीज़ इकोनॉमी के स्लोडाउन का फ़ायदा इंडिया और इंडिया की ही तरह जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनकी कंपनियों को मिलने वाला है। क्योंकि जब चाइनीज़ कंपनीज वर्ल्ड की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इस तरह की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को मिलने वाला है। क्योंकि तब इन देशों की कंपनियों को अच्छी डिमांड मिलेगी और इन कंपनियों को ग्रो करने का अच्छा मौका मिलेगा। वैसे भी 2020 के कोविड क्राइसिस के बाद वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ चाइना प्लस वन की एक पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, जिसके तहत वो किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती है। तो इसके चलते पूरे इमर्जिंग मार्केट की जो कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी अच्छा पुश मिलने की संभावना है। तो इस तरह से देखा जाए तो एवरग्रांड संकट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है और लॉन्ग टर्म होराइजन। शॉर्ट टर्म में ज़रूर इसका इम्पैक्ट में सेंटिमेंटल रूप से निगेटिव हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड अगर कम होती है चाइना से तो उसके चलते कमोडिटीज़ के प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो मेटल्स और दूसरी कमोडिटीज़ थोड़ा सा मंदी का सामना कर सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए ये उतना नेगेटिव नहीं है। और अगर मान लीजिए कि इस संकट के चलते शेयर मार्केट में किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो आगे आने वाले 10, 15 या 20 सालों के लिए अच्छे स्टॉक्स में जिनमें ग्रोथ का अच्छा पोटेंशियल है, जिनके बिजनेस पे उन्हें भरोसा है कि ये अगले 20-25 साल तक सर्वाइव करेंगे और बढ़िया ग्रोथ दिखाएंगे, तो उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना कंपलसरी है। उन्हें जब भी अपने टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर सेल का सिग्नल मिले उन्हें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो ये एवरग्रांड संकट के ऊपर मेरे व्यूज़ हैं। हो सकता है कि और लोगों के व्यूज़ मुझसे डिफरेंस हो, तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।